बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स लेक्चर नंबर 8 में पॉलिटिकल कल्चर। नॉर्मली हमने अपनी रूटीन लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में ये लफ्ज कल्चर बहुत दफा सुना होगा। और हम रूटीन में इस वर्ड का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जिस तरह हम नॉर्मली कहते हैं कि इज़ ही और शी अ कल्चर्ड पर्सन, क्या ये मर्द या ये औरत एक कल्चर्ड पर्सन है। तो कल्चर्ड पर्सन का मतलब फिर हम यही समझते हैं या इससे यही अखज़ करते हैं कि क्या इसको बिहेव करना आता है, क्या इसको सोसाइटी में उठना बैठना आता है, क्या इसको किसी भी जगह की सैंक्टिटी अहमियत का अंदाज़ा है, ये पब्लिकली किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, क्या इसको वो तमाम के तमाम आदाब आते हैं तो उसको कल्चर्ड कहेंगे। ये एक नॉर्मल सी कैनोटेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, कल्चर एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और चूंकि हमारा पॉलिटिकल साइंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, जिसमें हम इंडिविजुअल की किसी भी सोसाइटी के अंदर रोल को डिस्कस करते हैं, यानी इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट, ये ट्राइंगल को आपस में डिस्कस करते हैं। एक जगह इंडिविजुअल होता है ट्राइंगल के एक कॉर्नर पर, सोसाइटी होती है और एक तरफ स्टेट होती है, तो इसका रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में। अभी हम चूंकि हमारा वो सब्जेक्ट आज का मौजू नहीं है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में हम कल्चर को जरूर डिस्कस करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जो इल्मुल इमरानियात है, सोशल साइंसेस हैं, सोशियोलॉजी में माशरे में कल्चर किसको कहते हैं। तो सोशियोलॉजी में अगर इन नटशेल में आपको इजी जिसको कहते हैं ना आसान तारुफ या आसान तारीफ, इजी डेफिनेशन आपके सामने रखूं तो कल्चर का लफ्जी मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। अब वे ऑफ लाइफ में तमाम चीजें आ जाती हैं, जिस तरह किस तरह किसी स्पेसिफिक इलाके के, किसी स्पेसिफिक ओरिजिन के, किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन के लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनका वे ऑफ अर्निंग क्या है, ये भी कल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, किस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, द वे दे ड्रेस अप, उनके यहाँ मर्द और खवातीन किस तरह कपड़े पहनती हैं। अच्छा, किस तरह के मामलाते ज़िंदगी उनके होते हैं, वो किस किस रसूमात को फॉलो करते हैं। इसी तरह आज के इस मॉडर्न दौर में हर किस्म की जो नेशन स्टेट है, हर किस्म की जो मुमलिकत या रियासत है, वहां पर दो कल्चर तो बड़े इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं। एक अर्बन कल्चर होता है, एक रूरल कल्चर होता है, यानी एक देहाती इलाकों के रहने वाले लोगों का वे ऑफ लाइफ होता है, उनका कल्चर होता है, और एक शहरी इलाकों में रहने वाले, मेट्रोपॉलिटन इलाकों में रहने वाले, बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का कल्चर होता है। हमने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, उनके जो कैपिटल्स या मेट्रोपॉलिटन स्टेशन या एरियाज या सिटीज है, वहाँ के रहने वाले लोग जो है वो हर चीज को कैलकुलेट करते हैं विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल गेन्स, या फिर उनकी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा मसरूफ होती है। वहां पर उस तरह से लेयर एक्टिविटीज या लेयर टाइम्स नहीं होता जिसमें से आप इकट्ठे किसी जगह शाम को बैठकर गपबाजी करें। लेकिन अगर आप देखें तो रूरल लाइफ में देहाती जिंदगी का एक कल्चरल एक्टिविटी होती है। इसी तरह देही इलाकों में जब फसल पक जाती है तो वहाँ डिफरेंट किस्म के त्यौहार मनाए जाते हैं, मेले ठेले लगाए जाते हैं, तो वो उनके कल्चर का हिस्सा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कल्चर किसी भी इंसान का उसके उस कम्युनिटी या सोसाइटी में रहने का वो तरीका कार है जो वो सोसाइटी से ही लर्न करता है। किस तरह बात करनी है, किस तरह कपड़े पहनने हैं, किस तरह बिहेव करना है, यानी नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यानी बिहेवियर पैटर्न्स और अच्छाई और बुराई की डिफरेंसेस। यानी बहुत से मुआशरे अगर आप देखें जहाँ पर अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन जो है वो विद रेफरेंस टू रिलीजन डिफाइन होती है, तो वहां पर वो एक ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर पाया जाता है। जिस तरह आज की दुनिया में अगर हम देखें तो वेस्ट के अंदर जिस तरह की ड्रेसिंग की जाती है, जिस तरह वे ऑफ लाइफ गुजारा जाता है, वो हमारे यहाँ एशिया या ईस्टर्न कंट्रीज में, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन जगहों पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वे ऑफ जो ड्रेसिंग है वो अपने इलाकाई
जो रसूमात हैं या कल्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हैं। इसी तरह वेस्ट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके कल्चर का हिस्सा हैं और कल्चरली तौर पर वहां पर वो एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखती हैं। हमारे यहाँ चूंकि वो कल्चर का हिस्सा नहीं है तो वो उतनी वैल्यू नहीं रखती। मसलन वेस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको नाइट क्लब्स मिलते हैं, पब्स मिलते हैं, बहुत सी ऐसी जगह मिलती हैं जहां पर जाकर जुआबाजी इस तरह के मामलात किए जाते हैं। जबकि अगर आप पाकिस्तान और भारत में देखें तो इस तरह के बहुत से कानून मौजूद हैं जिनके तहत ये माशरे में एक बुराई का दर्जा रखते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर नहीं है, इस तरह की चीजों की इजाजत नहीं है। इसी तरह फिर आप जब पाकिस्तान की ही बात करते हैं तो पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कल्चर है वो विद रेफरेंस टू ट्रेडिशंस होते हैं। जिस तरह बलोच कल्चर है, पख्तून कल्चर है, इसी तरह सिंधी कल्चर है, हजारों साल की इनकी तारीख है। और आज के इस मॉडर्न दौर में भी वहाँ के लोग अपने जो कल्चरल डे मनाते हैं या फिर वहाँ के देही इलाकों के रहने वाले उन कल्चर्स को आज भी फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है कि कल्चर बेसिकली किसी भी इंसान की जिंदगी के नॉर्म्स, वैल्यूज, वे ऑफ लाइफ, अच्छाई और बुराई को मापने का जाविये या उसका पूरी की पूरी ओरिएंटेशन किसी भी सोशल एक्टिविटी की तरफ जिस तरीके से वो उसको समझता है उसको उसका कल्चर कहा जाता है। हमारा चूंकि आज का टॉपिक पॉलिटिकल कल्चर है तो इसलिए कल्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक बुक है सिविक कल्चर के नाम से, गैब्रियल आर्मेंट और वेब्रा, ये दो ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक प्रोड्यूस की है। वो डेफिनेशन करते हैं कल्चर की कुछ यूं, अ साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सोशल ऑब्जेक्ट्स, यानी सोसाइटी के अंदर जो भी एक्टिविटी की जाती है उसके बारे में या उससे मुतल्लिक इंसान की नफ्सियाती ओरिएंटेशन। यानी हर माशरा अपनी नफ्सियाती, अपनी जहनी और अपनी पसंद नापसंद की सलाहियत के अकॉर्डिंगली कुछ चीजों को अडॉप्ट कर लेता है और वो उनका वे ऑफ लाइफ बन जाता है और वही उनका कल्चर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह माशरों की जिंदगी गुजारने के लिए कल्चर होता है, इसी तरह पूरी दुनिया में, चूंकि आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां दुनिया नेशन स्टेट्स में डिवाइड हो चुकी है, हर जगह मुल्क या मुमलिकत बन चुकी हैं, तो इन तमाम ममालिक या इन नेशन स्टेट्स का भी कोई पॉलिटिकल कल्चर होना बहुत जरूरी है। तो पॉलिटिकल कल्चर का मतलब है लोगों की पॉलिटिक्स की तरफ ओरिएंटेशन। जिस तरह नॉर्मली कल्चर का हमने अंडरस्टैंडिंग की सोसाइटी में कल्चर क्या है, तो पॉलिटिकल कल्चर की डेफिनेशन फिर यही होगी, द ओरिएंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल within that political system towards the politics, towards the political institutions, towards the political functionings, towards the role of institutions। उसको वो बंदा कैसे देखता है, वो इंडिविजुअल कैसे देखता है। और जैसे वो इंडिविजुअल देखता है या जैसे उसके जैसे बहुत से और लोग उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मौजूद वो अवाम जिस तरह से उस पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अमल करते हैं, वो वहां का पॉलिटिकल कल्चर बन जाएगा। इसको बड़े आसान से अल्फाज में वेब्रा डिफाइन करते हैं। उनका मानना यह है, पॉलिटिकल कल्चर इज द पब्लिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड पीपल्स रोल विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। कितना आसान हो गया, यानी लोगों का एटीट्यूड किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और लोगों का उसके अंदर उस पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह से इन्वॉल्व होना और अपना रोल प्ले करना ही पॉलिटिकल कल्चर है। फॉर एग्जांपल, अगर लोग किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल कल्चर के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, उसको बुरा समझते हैं, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम मोनार्कीज या बादशाहत में देखते हैं कि लोगों की जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है वो तकरीबन तकरीबन माइनस या जीरो होती है। उनको से कोई कंसर्न नहीं होता मुल्क में कौन सा इदारा बन रहा है, कौन सा इदारा काम कर रहा है, बादशाह अपने मामलाते जिंदगी के, क्योंकि उनके ऊपर उस पूरे के पूरे सिस्टम का कोई इफेक्ट ही नहीं होता या उनका उसमें कोई रोल ही नहीं होता। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल कल्चर विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल होता है, यानी वो तमाम मुमलिकत, वो तमाम रियासतें, वो तमाम नेशन स्टेट्स जहां पर इंडिविजुअल्स जो हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होते हैं, वहां पर एक रिच पॉलिटिकल कल्चर होगा। लोग इन्वॉल्व होंगे, लोग इदारों की कारकर्दगी को देखेंगे, लोग उसकी नुक्ताचीनी या क्रिटिसिज्म करेंगे, लोग उनकी बेहतरी के लिए इक़दाम करेंगे। लोग अगर कोई इदारा बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी रिप्लेसमेंट में नए इदारों की डिमांड करेंगे। लोगों को अपने राइट्स और अपने ड्यूटीज का पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर
पता होगा। और जो हमने लास्ट लेक्चर में इनपुट आउटपुट फंक्शंस देखे थे, आर्गुमेंट्स का इनपुट आउटपुट सिस्टम देखा था, उसमें हमने सिस्टम फंक्शंस में देखा था किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो पहला पॉलिटिकल फंक्शन होता है वो लोगों की सोशलाइजेशन होती है, यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है, पॉलिटिकल ग्रूमिंग होती है, उसके बाद पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होती है, और उसके बाद आपस में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होती है। ये किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का सिस्टम फंक्शन जो होता है वो ये काम कर रहा होता है। तो अगर किसी मुल्क में सिस्टम फंक्शन है ही नहीं, पॉलिटिकल इनपुट सिस्टम ही नहीं है, तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट तो लोग कल्चर से बहुत ज्यादा दूर होंगे। तो इस कल्चर को किस तरह से समझा जा सकता है, ये बड़ा ज्यादा हमारे लिए अहमियत का हामिल है। एक बहुत बड़े ऑथर हैं, इनका नाम है H.V. वाइजमैन। ये कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर इज द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी किस तरह से लोग किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ रुझान करते हैं। अगर तो उनको ये रुझान करना सिखाया गया है, लोगों की तालीमी काबिलियत, इल्मी काबिलियत, सलाहियत, ज़हनी तौर पर वो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और उनका ये रुझान है, तो वहाँ तो बड़ा रिच पॉलिटिकल कल्चर होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर बड़ा वीक पॉलिटिकल कल्चर होगा। और आज की इस नेशन स्टेट में, आज की 21वीं सदी में, अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल कल्चर रिच नहीं है, तो आप अंदाजा लगा लें उस मुल्क में क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ हो रहा है। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट उन लोगों पे जो पड़ रहा है, लोग उसके बारे में मतलब ऐसे हैं जैसे ना वो जिंदों में है ना मुर्दों में है। तो पॉलिटिकल कल्चर का किसी भी रियासत में होना इस चीज की जमानत है कि वहाँ के लोग आजाद हैं, ज़हनी सलाहियत रखते हैं, और उसके साथ साथ वो आने वाले वक्त में एक बेहतरीन कौम बनकर उभरेंगे। और ऐसा ही तारीखी तौर पे हमने देखा कि वो कौमें जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कल्चर था, वहां पर बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर था। जहां पर बेहतरीन पॉलिटिकल कल्चर था, वहां पर कानून की बालादस्ती थी, जो आपकी अदालतें, आपका जो जुडिशियल सिस्टम है वो बेहतरीन परफॉर्म करता है। वो सब, वहां पर सब लोग इक्वालिटी टू लॉ होते हैं, कानून के बराबर होते हैं और कानून सुप्रीम होता है। और जहां पर लोग पॉलिटिकली वीक कल्चर के साथ होते हैं, उनको अपने राइट्स का इल्म नहीं होता, उनकी ओरिएंटेशन टुवर्ड पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल फंक्शनिंग नहीं होती, वहां पर हालात फिर बहुत ज्यादा खराब होते हैं और लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म की सोशल और फाइनेंशियल स्ट्रैटिफिकेशन का शिकार हो जाते हैं। किसी भी मुल्क या किसी भी निजाम में पॉलिटिकल कल्चर को मापना, जज करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, इनके लिए जरूरी है पॉलिटिकल कल्चर जिन 3 एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट है, उन 3 एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर समझना चाहते हैं, तो हमें 3 पॉलिटिकल एलिमेंट्स को जांचना पड़ेगा। वहां पर फिर हमारे सामने आ जाएगा कि किस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान या अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर हम भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल कल्चर को जानना चाहते हैं, चाइना के पॉलिटिकल कल्चर को जानना चाहते हैं, तो यही 3 बेसिक पैरामीटर्स होंगे, यही 3 एलिमेंट्स होंगे जिससे हम किसी भी मुल्क के, किसी भी रियासत के पॉलिटिकल कल्चर को जान सकते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स क्या हैं? नंबर 1, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। वहां उस मुल्क, जिस मुल्क के पॉलिटिकल कल्चर को आप समझना चाहते हैं, उसका जो पहला किसी भी कल्चर का एलिमेंट होता है, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होती है। यानी वहां पर रहने वाले अवाम की जो एबिलिटी है, जो नॉलेज है, उसकी ओरिएंटेशन, यानी लोग किस तरह से अपने मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को जानते हैं, लोग किस तरह से अपने मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं रियासती इदारों के बारे में जानने के बारे में, लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं रियासती इदारों के काम करने के तरीके में, लोग किस तरह इंटरेस्ट लेते हैं कि जो रियासत के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी एवेल्युएशन किस तरह की जाए, लोग किस हद तक इन्वॉल्व होते हैं गवर्नेंस के इशू से रिलेटेड। तो यहाँ से पता चलता है कि लोगों की कॉग्निटिव ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। और जिस कौम के, जिस मुल्क में भी कॉग्निटिव ओरिएंटेशन ज्यादा होगी, यानी लोगों को रियासती अमूर का इल्म ज्यादा होगा, लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स हैं उनका ज्यादा इल्म होगा, लोग अपने मुल्क के मौजूद रियासती इदारों की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो उस
के अकॉर्डिंगली ही लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे उसको बेहतर करने के लिए, और जो बेहतर है उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो जो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन है ये डिटरमिन करती है वहां के रहने वाले जो अवाम है किसी भी मुल्क की, वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कितना जानती या इल्म रखती है, और जितना जानती है और इल्म रखती है उसके अकॉर्डिंगली फिर वो रिएक्ट भी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही वो फिर अपनी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन भी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी अपनी इनपुट देने की कोशिश भी वो लोग करते हैं। नंबर वन, ये तो पहला पैरामीटर है किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन ऑफ द पीपल, कि वहां के रहने वाले लोग उसके बारे में कितना जानते हैं। दूसरा, अफेक्टिव ओरिएंटेशन। नाउ व्हाट इज अफेक्टिव ओरिएंटेशन? देखें, असर अंदाज कितना हो रहा है वो पॉलिटिकल सिस्टम उन लोगों के ऊपर, ये जानना बड़ा जरूरी है। ये भी कल्चर का एक हिस्सा है कि लोग जो हैं उस पॉलिटिकल सिस्टम, उस पॉलिटिकल निजाम के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को फील करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मुल्क के अंदर लोगों के हकूक उनको नहीं मिल रहे, अदालतें बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर रही, माइट इज राइट चल रहा है, एलीट क्लास को सारी फैसिलिटीज मिल रही है, गरीबों का खून न छोड़ा जा रहा है, और लोग अपने आप को एलियनेटेड, दूर और साइड पे तस्वुर नहीं कर रहे और ये फील नहीं कर रहे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो इसका मतलब है लोगों की जो अफेक्टिव ओरिएंटेशन है उस पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जीरो है। यानी लोग कभी भी उस पॉलिटिकल सिस्टम से निजात ही नहीं हासिल कर सकते। जिस तरह आप देखते हैं कि जब फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, आजादी की मूवमेंट चल रही थी, तो एक ऐसा मौका आया जब कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मिलकर जद्दोजहद की। और ये मिलकर जद्दोजहद 1913 में जब स्टार्ट की गई तो ये क्या थी? क्योंकि उस वक्त जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप थी, उनकी ये अफेक्टिव ओरिएंटेशन डेवलप हो चुकी थी कि जो साम्राज्य है, जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कि किसी तरह से भी यहाँ पर रहने वाले, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, या किसी जैन हैं, क्रिश्चियन है, किसी भी मजहब से रहने ताल्लुक रखने वाले जो बर्रे सगीर के लोग हैं, उनके हक में नहीं है। तो फिर उन्होंने जब ये फील करना शुरू किया तो उन्होंने फिर अपने जो हकूक है उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने मूवमेंट चलाई। तो वहां पर इसका मतलब है जो लोगों का पॉलिटिकल कल्चर, जो हम बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख या फ्रीडम मूवमेंट में पढ़ते हैं या पाकिस्तान मूवमेंट में पढ़ते हैं, उसमें हमें मालूम पड़ता है कि वहां की लोगों की कॉग्निटिव ओरिएंटेशन भी थी और अफेक्टिव ओरिएंटेशन भी थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट ओरिएंटेशन होती है जिसको बोलते हैं इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। यानी वहां के लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम को एवेल्युएट भी करते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सियासी निजाम है क्या बेहतर है, क्या एवरेज है, क्या अबतर है, यानी बिल्कुल डिग्रेडेड है, इस पॉलिटिकल निजाम को चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप देखते हैं कि बहुत से ममालिक में डिफरेंट किस्म के पॉलिटिकल सिस्टम्स आए। अमेरिकन हिस्ट्री में देखते हैं तो पहले कॉन्फेडरेशन था, बाद में वो फेडरेशन बना। इसी तरह अगर आप देखें तो फ्रांस के अंदर फर्स्ट रिपब्लिक, सेकंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक, डिफरेंट किस्म के कॉन्स्टिट्यूशंस आए। इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट किस्म के मार्शल लॉज भी आए, डेमोक्रेटिक रिजीम्स भी आई, उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री निजाम जिसमें प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ये सिस्टम भी हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, दोनों बड़े ओहदे उसके पास होते हैं और वही सारे फैसले करता है और लोग डायरेक्ट वोटिंग से उसको लेके आते हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं ये लोगों की एवेल्युएशन पे आते हैं। इस तरह आज हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर रही, यहाँ तक कि इमरान खान की गवर्नमेंट से जो लोगों को उम्मीदें थी उसके अकॉर्डिंगली वो गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही। 3 साल हो गए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, आवाम को नौकरियां नहीं मिल रही, लोगों का इलाज नहीं हो रहा, और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि लोग परेशान फिर रहे हैं। तो क्या फिर अगर लोग इसकी एवेल्युएटिव ओरिएंटेशन रखते हैं तो फिर यहाँ पर कोई नया निजाम आना चाहिए, और वो जो नया निजाम आना चाहिए वो कैसा होगा, ये तब तक नहीं मालूम पड़ेगा जब तक कि एक डेंस, कंसोलिडेटेड और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डिटरमिन करते हैं किस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर किसी रियासत में चल रहा है। नंबर वन, अगर वहां के लोगों की कॉग्निटिव ओरिएंटेशन बड़ी स्ट्रांग है, लोग उस पूरे सिस्टम, उस निजाम के बारे में नॉलेज रखते हैं, जानते हैं, समझते हैं इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन और नॉलेज लोगों के पास है। एंड नंबर टू, लोग उससे अफेक्टिव ओरिएंटेशन रखते हैं, यानी लोग उससे फील करते हैं कि इससे हमें पॉजिटिव
ये सिस्टम हम पे अफेक्ट कर रहा है या नेगेटिवली कर रहा है ये पॉलिटिकल सिस्टम। और तीसरा एवेल्युएटिव ओरिएंटेशन, यानी लोग अपने उसके बारे में कोई एवेल्युएशन रखते हैं, ये बेहतरीन है, बदतर है या बहुत बुरी हालात में है, ये कोई एवरेज पॉलिटिकल सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको रिप्लेस किया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डिटरमिन करते हैं किस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर या किस काइंड का पॉलिटिकल कल्चर किसी भी रियासत में मौजूद है। अब वो जो काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है उसको गैब्रियल आलमंड जो है आगे डिफाइन करते हैं, और वो उसकी 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम हमारे सामने रखते हैं। गो के 2 और एग्जाम भी वो फर्दर फिर इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन मेजरली 3 एग्जाम रखते हैं इन 3 एलिमेंट्स ऑफ कल्चर को सामने रखते हुए। यानी किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों की कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, नंबर 2 किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों की अफेक्टिव ओरिएंटेशन, और नंबर 3 किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों की इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। ये तीनों ओरिएंटेशन डिटरमिन करेंगी वहां किस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है। और याद रखिएगा, जिस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर किसी भी रियासत में एग्जिस्ट करता है वैसा ही पॉलिटिकल सिस्टम उस मुल्क में मौजूद होता है। अब इसको जो गैब्रियल आलमंड है उन्होंने 3 हिस्सों में जो इनिशियली डिवाइड किया है, इनकी बुक आलमंड और वेब्रा की बुक है द सिविक कल्चर। वो बताते हैं नंबर 1 पे पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। अब पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, आप इसको आसान अल्फाज में इस तरह समझ लीजिए जिस तरह के एक सादा से हालत में एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जो होने या ना होने के बराबर है, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जिस तरह एक जगह खड़ा हुआ पानी होता है, यानी एक ऐसा लोगों का बिहेवियर, एक ऐसी लोगों की कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, यानी ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जिसमें लोगों की कॉग्निटिव ओरिएंटेशन ही नहीं है, यानी लोगों को अपने मुल्क में मौजूद पॉलिटिकल सिस्टम का सही से इल्म ही नहीं, लोगों को रियासत के इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन कर रहे हैं ये भी नहीं पता, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है, कौन प्रोविंशियल गवर्नमेंट चला रहा है, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से हकूक हैं यही नहीं पता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे, चाहे पुलिस है, चाहे हाउसिंग है, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, जुडिशरी है, इसमें लोगों के क्या राइट्स हैं लोगों को नहीं पता। यानी लोग ऐसे निजाम में रह रहे हैं जहां पे लोगों का कोई नॉलेज लेवल नहीं उस सिस्टम के बारे में। नंबर 2, जब नॉलेज नहीं है तो लोगों की जिंदगी पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, लोग उसको बॉदर नहीं करते हैं। नंबर 3, लोग उसको कोई वैल्यू ही नहीं देते, तो एवेल्युएट कैसे करेंगे, यानी लोग अपनी प्राइवेट लाइफ में मसरूफ रहते हैं। इस तरह का पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर ऐसे ममालिक में होता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जहां बहुत लंबे अरसे तक या डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की हो। जिस तरह आप आजकल के दौर में मुस्लिम कंट्रीज में बादशाहत देखते हैं, जिसमें सऊदी अरबिया आपके सामने बड़ी मशहूर मिसाल है कि जो कुछ भी होना है वो बादशाहों ने ही करना है, मोनार्क्स ने करना है, उन्होंने फैसले बनाने हैं, उन्होंने कानून साजी करनी है, उन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी है, उन्होंने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, उन्होंने लोगों से उनकी राय तो पूछनी नहीं। तो फिर लोग क्या करते हैं, उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं, यानी लोगों की ना कोई कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होती है, ना कोई अफेक्टिव ओरिएंटेशन होती है, और ना ही कोई एवेल्युएटिव ओरिएंटेशन होती है। और इस तरह के ममालिक जहां पर ये वाला पॉलिटिकल कल्चर होता है वहां पर तब्दीली नहीं आ सकती, जो निजाम जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलेगा। और ऐसे ममालिक में बहुत सख्त किस्म की रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, मीडिया आजाद नहीं होता, लोगों को स्टेट का नैरेटिव के अगेंस्ट कोई और नैरेटिव या कोई बात करने की आजादी नहीं होती, यहाँ पर मौजूद जो इंटेलेक्चुअल हैं वो खुल के बात नहीं कर सकते, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकते, यानी इन्होंने मनोअन सरे तस्लीम खम करना होता है रियासती निजाम के सामने। इसको बोलते हैं पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। इसके बाद आलमंड और वेब्रा अपनी किताब द सिविक कल्चर में सेकंड काइंड ऑफ पॉलिटिकल कल्चर बताते हैं, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। स्टूडेंट्स, ये वो पॉलिटिकल कल्चर होता है जहां पर जो रहने वाले लोग हैं यानी अवाम है, उनकी कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होती है, यानी उनको अपने मुल्क की रियासत के निज़ाम में मौजूद पॉलिटिकल सिस्टम का भी पता होता है, इदारों का भी पता होता है, वो नॉलेज भी रखते हैं, उनको मालूम भी होता है कि इदारे काम किस तरह कर रहे हैं, इवन के अफेक्टिव ओरिएंटेशन भी होती है, उनको मालूम होता है कि इन इदारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस से उनकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ सकता है, रोजगार पे क्या फर्क पड़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ सकता है, गुर्बत खते गुर्बत से वो ऊपर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह उनके मुल्क में चल रही है,
गवर्नमेंट या रियासत के या पॉलिटिकल सिस्टम के डिसीजन या पॉलिसी मेकिंग की वजह से उन पे उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, उस सब चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो कोई खास एवेल्युएशन नहीं करते। ये वो पॉलिटिकल कल्चर ऐसे ममालिक में होता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जहां पर इस किस्म की रियासत साजी की जाए या इस किस्म का सिस्टम हो जहां कोई खास पॉलिटिकल लिबर्टी ना हो, यानी एक से ज्यादा पॉलिटिकल जमातें वहां पर काम ना कर रही हों, या बाज का वो ममालिक होते हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा गरीब हों, या जहां पर तालीम बहुत कम हो, लोगों को अपने राइट्स का ना पता हो, तो वहां पर कुछ हद तक लोग पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानने के बावजूद भी उसका हिस्सा नहीं बनते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें अपनी इनपुट नहीं देते, बल्कि ये आप समझ लीजिए कि पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर से एक स्टेप ऊपर है, कि जिनको निजाम का बाहर हाल पता है, उनकी कॉग्निटिव ओरिएंटेशन है, उनकी इफेक्टिव ओरिएंटेशन है, उनको पता है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम से उनके ऊपर पॉजिटिव असरात हो रही हैं, नेगेटिव असरात होते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर अपनी राय, उसके ऊपर अपनी एवेल्युएशन, उसके ऊपर रिएक्शन या खुद किसी निजाम का हिस्सा बनने को वो लोग तैयार नहीं होते। तो ये ज्यादातर गरीब ममालिक में होता है, या फिर ऐसी रियासतों में होता है जहां पर जो रियासती इदारे हैं वो ना चाहते हों कि अवाम जो है उनमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो, उनका एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो। इसकी बेहतरीन मिसाल हमें कम्युनिज्म में मिलती है, या फिर आज के दौर में चाइना में मिलती है। जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना इस वक्त है वो सिंगल पार्टी है, और वही पार्टी जो चाहेगी होगी। जिस तरह हमने देखा कि जी जिनपिंग जो हैं अब लाइफ टाइम, जब तक वो सेहतमंद और ठीक हैं, तो वो चाइना के प्रेसिडेंट होंगे, तो जो चाहा चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली उन्होंने कर दी। इसी तरह वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कोई और पार्टी नहीं, तो उसी का सरबराह, पार्टी में से मुल्क के सरबराह बनते हैं, फिर वो जो चाहते हैं वैसा कानून होता है, फिर वो जो मीडिया की पॉलिसी बनाते हैं, जो वो रियासत की पॉलिसी बनाते हैं, लोगों को वो फॉलो करनी पड़ती है। तो इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर जहां पर लोग जो हैं वो इनकरेज नहीं किए जाते पॉलिटिकल एक्टिविटी, स्टेट क्राफ्ट की एक्टिविटी, रियासत साजी की एक्टिविटी, पॉलिसी मेकिंग की एक्टिविटी में इनपुट देने के लिए। तो लोग अपने आप को थोड़ा सा रियासती मामलात से दूर रखते हैं, इसके बावजूद कि उनको तमाम चीजों के बारे में इल्म होता है। इसके बारे में गैब्रियल अल्बर्ट कहते हैं, दे हैव नो सफिशिएंट नॉलेज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दे पैसिवली ओबे द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स and the law, but they do not vote or actively involve themselves in the politics। यानी गवर्नमेंट के जो भी कवानीन हैं, गवर्नमेंट के इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, लॉ अबोइडिंग सिटीजन की तरह उनको फॉलो तो करते जाएंगे, टाइमली टैक्स भी देते जाएंगे, लेकिन वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। पॉलिसी कैसे दी जाती है, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, उनकी इनपुट, उसका कोई हिस्सा नहीं बनेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल कल्चर है, इसको कहते हैं पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। नाउ स्टूडेंट, ये वो पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें जो तीनों एलिमेंट हमने अभी अंडरस्टैंड किए किसी भी पॉलिटिकल कल्चर के, वो अपने फुलेस्ट होते हैं। यानी जो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें जो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन है वो 100% होती है वहां के रहने वाले लोगों की। उनको अपने कवानीन, अपने लॉज, अपने इंस्टीट्यूशन, उनकी वर्किंग, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है, जुडिशरी का रोल क्या है, उनके राइट्स क्या है, उनकी जो इसका इल्म होता है। दूसरा, जो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर होता है, ये ऐसे ममालिक में होता है जहां पर इफेक्टिव ओरिएंटेशन भी बहुत ज्यादा होती है। यानी लोगों को किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम से उन पे क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स उस पॉलिटिकल सिस्टम के, उसका लोगों को बहुत ज्यादा एहसास होता है। और लोग पॉलिटिकल ओरिएंटेशन यानी जो एवेल्युएटिव ओरिएंटेशन है वो बहुत ज्यादा रखते हैं। यानी लोग पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खुद बना लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर, देही इलाकों में, शहरी इलाकों में ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं, मजदूर यूनियंस बना लेते हैं, डिफरेंट किस्म की पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज बना लेते हैं। अपना हक हासिल करने के लिए सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सिट-इन्स करते हैं, धरने देते हैं, हुकूमत को चैलेंज करते हैं, वो कानून साजी करवाते हैं जो लोगों के हक में बेहतर होती है। और कहीं पर अगर लोगों के हकूक को कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर सल्ब किया जाए, या कोई डिक्टेटोरियल रजीम उन पे लाकर बिठा दी जाए, या उनको उनके राइट्स प्रॉपर ना दिए जाएं, तो उसके अगेंस्ट लोग एवेल्युएट करते हैं उस पॉलिटिकल सिस्टम को। और अगर वो बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम ना हो तो उसको रिप्लेस करने के लिए
प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जो एक दूसरे को सिर्फ लान तान या बुरा भला नहीं कहते, बल्कि प्रैग्मेटिकली पॉलिटिक्स में इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं कि इस पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू उनके मुल्क की बेहतरी हो, और मुल्क के जितने भी फैसले हैं वो लोगों की मर्जी से किए जाएं, बल्कि लोगों की फलाह के लिए किए जाएं। और अगर कोई ऐसे फैसले किसी भी मुल्क में हो जाएं जो कि उनके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, उनके डेली जो लाइफ है उससे इफेक्ट होती हो, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट के सामने आ जाते हैं। जिस तरह हम अमेरिका के अंदर यानी यूएसए के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर देखते हैं। हमने देखा होगा 2005 में जब अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ये डिस्कस किया और इस चीज की फाइनलाइजेशन अथॉरिटी दे दी, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने फैसला किया कि इराक पे हमला किया जाएगा, तो 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो है अमेरिका और यूके की सड़कों पे आ गए थे। उन्होंने कहा था ये आप गलत कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों हमने लॉर्ड फ्लॉयड का इंसिडेंट 1 साल पहले देखा कि एक ब्लैक को एक व्हाइट पुलिसमैन ने सड़क के ऊपर ही मार दिया। पूरे का पूरा अमेरिका में तहरीकें चल गई उनके राइट्स के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। इवन के जो बाइडेन जो इलेक्शन जीता है वो किस वजह से जीता है कि वो रेसिस्ट नहीं है, उसने अमेरिका को नेशन ऑफ नेशंस दोबारा बनाने की बात की। और जो डोनाल्ड ट्रंप था वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट एक्टिविटीज करता था। तो इसका मतलब अमेरिका के लोगों की कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, अफेक्टिव ओरिएंटेशन और उसके साथ साथ एवेल्यूएटिव ओरिएंटेशन है, और एक रिच पॉलिटिकल कल्चर वहां पर है जिसको पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं, जहां लोग अपना हिस्सा डालते हैं, इलेक्शन में वोट डालते हैं। उनको मालूम है कि उनके वोट से, उनके धरनों से, उनके एहतजाज से, उनके पॉजिटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रहते हुए प्रोटेस्ट से मुल्क की बेहतरी हो सकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है जो कि ज्यादातर ऐसे ममालिक में पाया जाता है जहां तालीम है, जहां लोगों के पास अवेयरनेस है, जहां लोग ज़हनी और मजहबी तौर पर एक स्पेसिफिक टाइप के एहतजाजी और एक्सट्रीमिस्ट माइंड के नहीं बल्कि ओपन माइंड के हैं, जो दूसरे लोगों को भी मुकम्मल अपने जैसा इक्वल सिटीजन समझते हैं, माइनॉरिटीज का एक राइट रखते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जहां अवाम नहीं चाहती। और ये ज्यादातर हमें ऐसे ममालिक में मिलता है जिस तरह मैंने जिक्र किया, स्वीडन में आपको मिलेगा, नॉर्वे में मिलेगा, कनाडा में मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा, यूके में मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये आपको पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर नजर आता है। गो के भारत और पाकिस्तान में भी काफी हद तक ये कल्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी इसमें काफी टाइम लगेगा। अपेरेंटली देखा जाए तो अभी भी हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट करता है वो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है। इवन के भारत या पाकिस्तान की एग्जांपल जब मैं देता हूँ तो सर्वेज के अकॉर्डिंगली जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कंपेन होती है जिसको पॉलिटिकल कैनवासिंग कहते हैं, तो हमारे यहाँ जो पढ़ी लिखी, एजुकेटेड और एक इन्फ्लुएंस करने वाली मिडिल क्लास है वो उतना इनपुट नहीं देती, वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करती। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग ये समझते हैं कि हमारे इन्वॉल्व होने से क्या फर्क पड़ता है। हालांकि अगर आप वेस्ट की एग्जांपल लें तो वहां एक आम आदमी भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसको अपनी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, जो उसकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन उस निज़ाम में, उस एजुकेशन सिस्टम में की गई है, उससे उसको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का पता चलता है। यहाँ पर आलमंड फर्दर, गैब्रियल आलमंड फर्दर दो और पॉलिटिकल कल्चर्स की बात करते हैं, बट इट इज विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। यानी जिस तरह हमने देखा कि पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर या सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, और फिर तीसरे नंबर पे पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है, तो आलमंड बता रहे हैं कि जिन ममालिक में पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर होता है वहां दो और कल्चर भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों कल्चर पैरोकियल और सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर वाले ममालिक में नहीं पाए जाते। मसलन आलमंड बताते हैं कि जो ममालिक पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, यहाँ लोगों की अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, लोगों का जो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन है, लोगों की इफेक्टिव और एवेल्यूएटिव ओरिएंटेशन है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा भी बनते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं। वहां पर एक और पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं कॉन्सेंसुअल पॉलिटिकल कल्चर। यानी अगर कहीं पर कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए, किसी मुल्क की कोई ऐसा कानून बन जाए, कोई ऐसी तब्दीली आ जाए, तो लोग उसके ऊपर बैठकर डिस्कशन करके, आर्ग्यूमेंट करके, डिबेट करके, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करके
उस पॉलिसी को कंसेंसस के साथ, मफाहमत के साथ तय करते हैं और फिर उसके ऊपर अमल करते हैं। ये भी ज्यादातर एडवांस पॉलिटिकल कल्चर या एडवांस पॉलिटीज या एडवांस कंट्रीज में होता है। और एक और बात की गई आलमंड की तरफ से, वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्चुअल पॉलिटिकल कल्चर भी होता है। यानी पांचवा जो काइंड है, ये वो पॉलिटिकल कल्चर होता है जहां पर जो सिटीजन्स हैं वो बाज का गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकिंग है, या गवर्नमेंट को नए कवानीन या कोई ऐसी चीज आती है तो उसके खिलाफ लोग रिएक्ट कर देते हैं। जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं यूके के अंदर पुलिस को एक्स्ट्रा अथॉरिटीज और पावर्स दी गई हैं कानूनी तौर पर, जिसके खिलाफ लोग अभी कोरोना वायरस के दौरान भी सड़कों पे आ गए हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्चुअल पॉलिटिकल कल्चर और कंसेंसुअल पॉलिटिकल कल्चर भी याद रखिएगा वहीं पर होगी जहां पर लोगों की कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होगी, इफेक्टिव ओरिएंटेशन होगी और एवेल्युएटिव ओरिएंटेशन होगी टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम, जहां लोगों का कंसर्न होगा। वो ममालिक जहां लोग पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर या सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा, वहां पे तो कॉन्सेंसुअल और कॉन्फ्लिक्चुअल पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आखिर में हम देखते हैं प्रोफेसर फाइनर ने, उन्होंने भी तीनों जो वैल्यूज हैं पॉलिटिकल कल्चर की, जिसको कॉग्निटिव, अफेक्टिव और एवेल्युएटिव ओरिएंटेशंस कहा जाता है, इनको मद्देनजर रखते हुए 4 काइंड्स बताई हैं किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल कल्चर की। प्रोफेसर फाइनर के अकॉर्डिंगली किसी भी मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर है वो 4 इकसाम का होता है। मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर होता है, डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर होता है, लो पॉलिटिकल कल्चर होता है और मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर होता है। बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह अभी हमने पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर को अंडरस्टैंड किया जो मिनिमल है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर को अंडरस्टैंड किया जो बेसिकली लो पॉलिटिकल कल्चर है, और फिर पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर जिसको आप डेवलप्ड या उसके साथ साथ मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर। अब मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर को जो प्रोफेसर फाइनर कहते हैं, उनका मतलब है ये वो वाला पॉलिटिकल कल्चर है जहां पर लोगों को पावर स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है, किस तरह हुक्मरान अपने ड्यूटीज अदा करते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस किस कानून के तहत वो बाउंड हैं अपने काम करने के लिए। फिर वहां पर बहुत ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं हुक्मरान, जुडिशरी का रोल वाजिया होता है और सेपरेशन ऑफ पावर होती है। जिस तरह जुडिशरी एक अलग है, लेजिस्लेचर अलग है और एग्जेक्टिव अलग है, इनके अलग अलग रोल्स एंड ड्यूटीज हैं। फिर लोगों को अपने रोल्स एंड ड्यूटीज का भी पता होता है। फिर हर 5 या 7 साल जितने अरसे बाद भी वहाँ इलेक्शन होने हैं, प्रॉपर इलेक्शन कंपेन होती है, लोग उस पर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर लोग अपने टाउन, अपने सिटी, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने प्रोविंस, अपनी स्टेट की बेहतरी के लिए ऐसे काम वहां पर करते हैं, ऐसी सजेशन देते हैं, ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट लेकर के आते हैं, ऐसी पॉलिटिकल कंपेन्स कहते हैं जिससे उनके मसाइल का हल किया जाए। तो ये कहते हैं टोटल पार्टिसिपेशन होती है ऐसे ममालिक में। ये ममालिक चंद ही हमें मिलेंगे और ज्यादातर हमें ये वेस्ट में ऐसे ममालिक मिलते हैं। इसमें स्वीडन है, नॉर्वे है, कनाडा आपको मिलता है, इवन कि आपको न्यूजीलैंड, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर अभी दोबारा काफी ज्यादा वोट लेके दोबारा बनी प्राइम मिनिस्टर, तो आप देख रहे हैं वहां पर कितना खूबसूरत पॉलिटिकल कल्चर है। यानी हर बंदा पार्टिसिपेट करता है और प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल होता है अवाम को। तो इसको मेच्योर पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। दूसरा टाइप जो प्रोफेसर फाइनर कहते हैं वो डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर है। ये वो पॉलिटिकल कल्चर होता है जो मेच्योर तो नहीं हुआ होता लेकिन ऑलरेडी बहुत बेहतर पॉलिटिकल कल्चर होता है। यानी यहाँ पर जो कानून के इदारे हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होती है, अकाउंटेबिलिटी के इदारे होते हैं, लोगों को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का पता होता है, गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है, टैक्स कलेक्शन क्या है, लोगों की एज ए सिटीजन जो ड्यूटीज हैं वो उन्होंने कैसे फुलफिल करनी है। वहां पर लोग जो पॉलिटिकली अवेयर बहुत ज्यादा होते हैं, इसके बारे में वो ये कहते हैं public are very organized into power groups, but from time to time there arise disputes on question of who and what should constitute the sovereign authority and how power should be transferred. इसकी एग्जांपल जो हमें जापान और फ्रांस में मिलती है, क्योंकि जापान और फ्रांस में आपने देखा होगा कि लोग तो बहुत ज्यादा वेल अवेयर थे, उनको पावर स्ट्रक्चर का भी पता था, बाकी चीजों का भी पता था, लेकिन बाज का डिस्प्यूट आ जाता है कि किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन हो। जैसा मैंने भी आपको बताया कि फ्रांस के अंदर फर्स्ट रिपब्लिक, सेकंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज होते रहे, कौन करेगा। इस तरह जापान के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लोग पॉलिटिकली बहुत ज्यादा सोशलाइज भी थे, कल्चर्ड भी थे, लेकिन फिर भी किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने आना है वो नहीं था। उसके बाद है लो पॉलिटिकल कल्चर। ये वही पॉलिटिकल कल्चर है जहां पर लोग जो हैं वो डिटैच होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिकल फंक्शंस उनके मुल्क में कैसे हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहे हैं,
बहुत कम हद तक लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लोग उससे कितने लोगों के ऊपर असरात हो रहे हैं, लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जिस तरह के हमने आलमंड एंड बेब्रा की जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर वाले काइंड को अंडरस्टैंड किए, बिल्कुल वैसे हैं, और लो पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह वेब्रा और आलमंड ने कहा कि जिसको हम पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं, यानी वहां को पॉलिटिकल कल्चर कंपैरेटिवली होता है नहीं, क्योंकि उन लोगों की ना कोई कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होती है, ना कोई अफेक्टिव ओरिएंटेशन होती है, ना ही उन लोगों की कोई एवेल्युएटिव ओरिएंटेशन है। जब उनको नॉलेज ही नहीं है तो वो एवेल्युएट कैसे करेंगे अपने पॉलिटिकल सिस्टम को। और ये ज्यादातर उन ममालिक में होते हैं जहां सख्त किस्म की डिक्टेटरशिप्स होती हैं, जिस तरह पैराग्वे, कॉन्गो, 30 साल का दौर कॉन्गो का आपने देखा, 1960 समथिंग से लेके 1997 तक। तो मुबोतो सैसी का दौर था जो एक मिलिट्री डिक्टेटर था। तो वहां पे आप देख लें, लोगों की कोई अपनी फीलिंग्स नहीं थी, कोई उनका ऐसा पॉलिटिकल कल्चर वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता था कि पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड उनका कुछ हो। इसी तरह आप सऊदी अरबिया में भी देख लें, वहां कोई आपको आज़ादी की तहरीकें, वहां पॉलिटिकल मूवमेंट या कोई ऐसी चीज नहीं, वो एक बादशाहत चली आ रही है और वो जो भी चाह रही है वही फोर्स यूज कर रही है, वही जिस तरह वो नैरेटिव बनाते हैं, जिस तरह उन्होंने मजहब को डिस्प्ले करना है, जिस तरह सऊदी अरबिया में पॉलिटिक्स डिस्प्ले होनी है, इदारे डिस्प्ले होने हैं, कानून साजी, वो सारा बादशाहत नहीं करना है, लोगों का कोई इनपुट नहीं, तो फिर लोग उससे इन्वॉल्व ही नहीं होते, लोगों की कोई ओरिएंटेशन ही नहीं, और लोग फिर कॉग्निटिव ओरिएंटेशन रखना भी नहीं चाहते, ऐसे सिस्टम की नॉलेज लेना ही नहीं चाहते जहां ना उनकी इनपुट है कोई, और ना उस उनकी इनपुट से कोई फर्क पड़ने वाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है पॉलिटिकल कल्चर की। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फाइनर, ये पॉलिटिकल कल्चर ज्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या मोनार्कीज में या डिक्टेटरशिप में है, जो कि आज 21वीं सदी में काफी हद तक सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से चेंज हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ज्यादातर ममालिक का कम से कम सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर जरूर होगा, क्योंकि लोगों की जो कॉग्निटिव और अफेक्टिव ओरिएंटेशन है वो बहरहाल आज के इस दौर में डेवलप हो रही है। लोगों को ये इंटरेस्ट है कि उनके इदारे कौन से काम कर रहे हैं, मुल्क में पॉलिसिंग किस तरह है, अदालतों ने किस तरह काम करना है, क्या अदालतें उनके जो भी मुकदमात या जो भी उनके मामलात हैं उसको लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हल कर रही हैं, क्या जुडिशरी का कोई रोल है, क्या किसी जो सीजीएस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसका अपना कोई रोल है सोसाइटी में ऑर्डर, अदल और जस्टिस कायम करने में, क्या हुक्मरानों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आज की दुनिया में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर ममालिक में आने वाले वक्तों में हमें पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर नजर आएगा, और इसके लिए भी स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से रिलेटेड जब बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह जब पॉलिटिकली लोगों को सोशलाइज किया जाता है तो उनकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और वैल्यूएटिव ओरिएंटेशन बनती है। क्योंकि बहुत से ममालिक में लोगों को पॉलिटिकली सोशलाइज ही नहीं किया जाता, जो कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का सिस्टम फंक्शन होता है। किसी भी पॉलिटिकल निजाम का जो पहला फंक्शन है सिस्टम फंक्शन, जो हमने लेक्चर नंबर 3 में इनपुट आउटपुट फंक्शंस में पढ़ा था, गैब्रियल आलमंड का इनपुट आउटपुट फंक्शंस का जो लेक्चर था, उसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन रियासतों में ही होती है। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, इदारे, आपस में लोग एक दूसरे की करते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। इंसान ग्रीगेरियस है बाय नेचर, और मिलजुल कर अपना किसी ग्रोह में, कम्युनिटी में, ट्राइब में इस तरह से रहता है कि उसका वो कोई ना कोई सरदार बनाता है, उसकी कोई ना कवानीन बनाता है, और इसी तरह इंसान गार की जिंदगी से, केव लाइफ से आज तक तरक्की करता है, एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरता हुआ आया है। आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे सब कल्चर्स के बारे में, सब कल्चर्स कितनी टाइप्स के होते हैं, और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, ये बड़े जरूरी हैं, जिसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आएगी इंशाल्लाह, सब कल्चर्स और फैक्टर्स जो किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल कल्चर डेवलप कैसे होते हैं, इंशाल्लाह हम ये लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ मास्टर।